हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे अबाउट द फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन एक्सर्ट, हाउ डू थिंग्स मूव। तो देखते हैं इन फर्स्ट एग्जांपल, बॉल आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सडनली इट स्टॉप। बॉल अचानक से क्यों स्टॉप हो गया है, उस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा था। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सी इन सेकंड एग्जांपल, आप जो है वो स्केटिंग कर रहे हो ऑन दी आइस रोड एंड आपका फ्रेंड जो स्केटिंग कर रहा है वो जनरल रोड, तो ऑब्वियसली आपका फ्रेंड जो है वो पहले स्टॉप हो जाएगा। बाय। सी इन थर्ड एग्जांपल, आपके हाथ में जो बोतल है वो क्यों नीचे नहीं गिर जाती। एंड सी इन फोर्थ एग्जांपल, मॉल में जहाँ पर वेट सरफेस होती है वहां पर क्वेश्चन का बोर्ड लगा होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन ऑल थिंग्स। देन रीजन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो कैसे एक्सर्ट होता है और है क्या। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। देख सकते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल में, देख सकते हैं हम सेकंड एग्जांपल में भी कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब थर्ड एग्जांपल में mg डाउनवर्ड होगा बोतल का, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड बॉल में जो है वो लो फ्रिक्शन होता है, इसलिए स्लाइडिंग होती है, इसीलिए क्वेश्चन का बोर्ड लगा होता है। तो अभी फ्रिक्शन जो है वो है क्या, हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो टाइप ऑफ फोर्स है। तो एक्सर्ट कैसे होता है देखते हैं। व्हाई बॉल इज स्टॉप सडनली, एंड सी इन फिगर, बॉल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, उसका मोशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में था, देन बॉल स्टॉप्ड। सी इन सेकंड एग्जांपल, आइस रोड पर लो फ्रिक्शन होता है और जनरल रोड पर हाई फ्रिक्शन होता है, सो आपका फ्रेंड जो है वो पहले स्टॉप हो जाएगा। सी इन थर्ड एग्जांपल, आपके हाथ में जो बोतल है वो स्लाइड होकर नीचे क्यों नहीं गिर जाती, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है एंड मॉल में वेट सरफेस होती है, इसीलिए लो फ्रिक्शन होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्रॉम द आर्ट। अब आप लोगों ने देखा वीडियो में कि जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन के वो सब आपने स्टडी किए वीडियो के अंदर, प्रैक्टिकली बात को आपने जाना। लेकिन अब जो हमारे नीट और JEE में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं इस चैप्टर के, हमने पहले भी देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में सभी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए। फ्रिक्शन का जो पार्ट था वो रिमेन था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अबाउट द फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन को थियोरेटिकल समझेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। A force which opposes the motion of the object or relative motion between the two bodies is known as the friction force. Simple example, ये जो सीट है, अगर इस पर मैं ये पेन स्लाइड कराता हूँ, then it suddenly stop. What is the reason? Then reason is irregularities between the two surfaces. This theory is known as the interlocking theory. There are two cause of friction. फ्रिक्शन का रीजन क्या है, तो हमें याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स है क्या। तो जब भी कोई टू बॉडीज के बिटवीन रिलेटिव मोशन होता है और वन बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द अनदर बॉडी, तो सडनली उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो है फ्रिक्शन फोर्स। उसके बहुत सारे टाइप्स है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें याद रखना है कि वो अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया था। देयर इज नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट ऑन द बॉडी। अगर कोई बॉडी है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। अगर ये बॉडी है तो इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल फोर्स, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन ए नॉर्मल फोर्स एन। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें भी हम दो थ्योरी स्टडी करेंगे। एक तो ऑयल व्यू है। पहले हम ये मानते हैं कि इंटरलॉकिंग मीन्स के अगर टू बॉडीज है, बॉडी बी एंड बॉडी ए, तो उनकी जो सरफेस होती है उसमें कुछ इरेग्युलरिटीज होती है। तो जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो उस दौरान उन दोनों के जो इरेग्युलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाते हैं, इसीलिए जो बॉडी जो है वो इजीली मूव नहीं होती और रेजिस्ट करती है मोशन को। अनदर थियरी, तो
This theory is known as interlocking theory. Okay. Another theory is known as the molecular theory. हमें पता है कि फ्लूइड में हमने स्टडी किया है कि दो बॉडी के बीच में एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स लगता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसी वजह से अट्रैक्शन, ड्यू टू दी अट्रैक्शन वो मोशन नहीं होता और वहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो दो थियरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ टू कॉज ऑफ फ्रिक्शन, वन इज द इंटरलॉकिंग, अनदर इज द इंटरमोलिक्यूलर थियरी। ओके, अब टाइप्स जो है फ्रिक्शन के वो मेनली 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज ड्राई फ्रिक्शन, another one is fluid friction and third one is rolling friction. Okay, तो अब इन तीनों के बारे में हम बेसिक जानना चाहते हैं, तो हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे जिससे हमें इन तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो वेट एंड वॉच। फ्रिक्शन के 3 टाइप्स है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? तो जब दो बॉडीज रिलेटिव मोशन होता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। देखते हैं हम एग्जांपल में। तो आइस सरफेस पर बॉडी है जो वो स्लाइड हो रही है, वो स्टॉप क्यों हो जाएगी? तो ड्यू टू दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब स्लाइड होती है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग, देन एक बॉडी जो है वो पाइप में से स्लाइड कर रही है, तो उस दरमियान भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा ऑन द बॉडी। नाउ कमिंग ऑन द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है ऑन द सरफेस और सडनली वो स्टॉप हो जाता है, तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन होगा। बाइसिकल इज द अनदर एग्जांपल। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे तब जो है वो स्पीड डिक्रीज होगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो व्हील जो है वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्रास is the rolling friction. And see in third example fluid. Fluid means particle which can flow, जो flow हो सकता है, liquid भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। देखते हैं इस कंडीशन में जो बारिश की कंडीशन है, यहाँ पर रेन हो रहा है और जो बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक फोर्स है जो उसे एक्सर्ट कर रहा है बिकॉज द फ्लूइड फोर्स इज एक्सर्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्विमिंग पूल इज द अनदर एग्जांपल। स्विमिंग पूल में जब बॉडी स्विमिंग करता है तो उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज द ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। अगर फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट न होता तो एक स्ट्रोक में हम पूरा स्विमिंग पूल कवर कर सकते थे। सो इन हर एक कंडीशन में जो फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आपने जो वीडियो में देखा कि इन तीनों टाइप में हमने देखा ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। बट अब हमको स्टडी करना है अबाउट द ड्राई फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन में भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर वन इज काइनेटिक, डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है। इट ओपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम इसको इजी वे में समझते हैं। सपोज दिस इज द बॉडी। अब ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता है कि डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है वो है mg एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह है। सो n इज इक्वल टू mg, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, अब हम क्या करते हैं इन दिस सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं, तो ये जो बॉडी जो है इस पर एक फोर्स है n, अनदर फोर्स इज mg, बट अब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स। सो बॉडी को अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो हमें पता है कि इसका अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान देना है हमें कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, अब हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं थोड़े टाइम तक जो बॉडी जो है वो मूव नहीं होता, देन रीजन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कि जब बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है उस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सो हमें पता होना चाहिए कि जब तक बॉडी डोंट स्टार्ट टू मूव, स्टेशनरी कंडीशन में है,
तब उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो हमें इस बात को याद रखना है कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब बॉडी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर एग्जर्ट होता है एंड सी हियर डाउनवर्ड इज mg फोर्स F। अब क्या होता है कि आप जब फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो तो सामने फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। रियलिटी में ये इस तरह है, इसकी सरफेस इस तरह है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, अब आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो साथ में जो स्टेशनरी फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज इस तरह हो रहा है कि एक टाइम आएगा कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये इंटरेक्शन नहीं रहेगा और बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। इसका मतलब है कि अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम हो गया है, बाद में वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट नहीं होता। इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इट इज नोन एज FL। सो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limit of friction. It is denoted by FL. Static friction is denoted by Fs. Now, what is the kinetic or dynamic or sliding friction? तो ये जो kinetic friction है वो क्या है? Then it opposes the sliding and has a constant characteristic value. अब हमें पता है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिमूव हो जाता है, इसका मतलब कि बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। तो जब वो मोशन करता है तो उस दौरान जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सो सपोज दिस इज द बॉडी, देयर इज नॉर्मल फोर्स, देयर इज mg, this is F, and body is in the motion, not a stationary. Then in this condition which force is exerted? Then this force is kinetic friction force. अगर बॉडी जो है वो मोशन में है तो उस दौरान उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। अब हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कभी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये हमें याद रखना है। हमें पता है कि स्टेशनरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इनिशियल कंडीशन में कुछ एक्सर्ट हो रहा था, उसके बाद अप्लाइड फोर्स जब हमने इंक्रीज किया तो इसके साथ साथ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा था। और जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ फ्रिक्शन FL। अब हमें पता है कि जब बॉडी मोशन करती है इसका मतलब कि स्टेशनरी फोर्स जो है वो स्टेशनरी फ्रिक्शन फोर्स वो रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। हमें याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। नाउ वन टॉपिक इज रिमेनिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैंने आपको एक बात समझाई है कि अगर कोई बॉडी मूव होती है, अगर हमें उसे मोशन कराना है तो जब हम अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई करते हैं तो उस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंडेंट है। जस्ट सिंपल एग्जांपल, अगर ये जो सीट है इस पर हम इस स्टेप को रोल कराते हैं, देन इन दिस रोलिंग अगर हम नॉर्मल फोर्स ज़्यादा बढ़ा दें, ये नॉर्मल फोर्स मैंने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा कि अब बॉडी जो है
दोनों बॉडी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो इन दिस केस जब नॉर्मल फोर्स हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो वो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि Fs is proportional to N, so Fs is mu s n, हमें ये याद रखना है। In this case, another case, when we are discussing about the kinetic friction or limit of friction, so we can say that Fk is equal to mu kn and another Fl is equal to mu s n. Here mu s is known as coefficient of static friction, mu k is known as coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction and mu s is known as coefficient of static friction. ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 और लेस देन 1 होती है, वो हमें याद रखना है कि दोनों की वैल्यू जो है वो हम जो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे वो लेस देन 1 होगी। अब हम इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन रिमूव हो जाता है, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, तो उस दौरान जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है और वो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, वो भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन और ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर स्मॉल f जो डिनोट करता है वो फ्रिक्शन फोर्स है और कैपिटल F जो डिनोट करता है वो है अप्लाइड फोर्स। अब हम जब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, सपोज कि कोई बॉडी है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, अब क्या होगा तो हम देखते हैं एट इनिशियल कंडीशन हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो अभी भी हमें याद रखना है कि बॉडी डज नॉट स्टार्ट टू मूव, बॉडी इज इन स्टेशनरी कंडीशन। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी अभी भी स्टेशनरी कंडीशन में है, देन फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्सर्ट ऑन द बॉडी एंड वी नो दैट इफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग, अगर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है, ए पॉइंट, कि जहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह क्या लगेगा तो हम इसे कहेंगे लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है यहाँ पर लिमिट आ गई है फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो इट इज नोन एज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे कि सडनली वो डिक्रीज होता है। अब जब बी पॉइंट पर हम आ जाते हैं तो वहाँ से लिनियर, अब हम देखते हैं स्टेशनरी है, इसका मतलब कि आप अप्लाइड फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हो बट उसके साथ में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो हमें याद है कि कांस्टेंट वैल्यू किसकी होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो अब जो है वो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, उसने बॉडी ने मूविंग स्टार्ट कर दिया है, बॉडी अब मोशन में है, तो उस दौरान जो उस पर फोर्स लगता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सो हमें ये भी याद रखना है। ओके, अब हम याद रखेंगे कुछ गोल्डन पॉइंट्स। तो क्या याद रखना है हमें, तो जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than the static friction. Another, static friction is self-adjusting force, while Fk kinetic friction is not self-adjusting force. अनदर थिंग, तो एक थियरी आती है फ्रिक्शन में, कोल्ड वेल्डिंग। अब उसका मतलब क्या है, सिंपल बात है, समझते हैं कि इफ टू polished body pressed hard, if two
polished body pressed hard condition is known as cold welding। अगर ये जो पेन है इसको मैं अपने फिंगर्स के साथ प्रेस करता हूँ, देखते हैं, तो अब हम प्रेस करते हैं इसको, तो इसका एक सिंपल सा निशान हो जाता है, यहाँ पर कोई साइन हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो इरेगुलरिटीज है इसके साथ एक बॉन्ड बना देती है, सो इसका कुछ वेल्डिंग टाइप का हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कोल्ड वेल्डिंग। इट्स टू इजी, सिंपल थियरी है, तो इसे हम कहेंगे कोल्ड वेल्डिंग। एंड लास्ट, टू पॉलिश कॉपर प्लेट contact in each other, then what? अगर दो कॉपर प्लेट को हम पॉलिश करते हैं तो क्या होता है जब उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे? फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या फ्रिक्शन डिक्रीज होगा? जनरल हमारे माइंड में ये आइडिया आता है कि हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें याद रखना है कि ड्यूरिंग द पॉलिशिंग मोलेक्युलर फोर्स इज इंक्रीजिंग, ज़्यादा मोलेक्यूल्स जो है वो कांटेक्ट में आएंगे। ड्यू टू दिस मोलेक्युलर फोर्स इज इंक्रीजिंग, एंड अकॉर्डिंग टू मोलेक्युलर थियरी, इफ मोलेक्युलर फोर्स इज इंक्रीजिंग then attraction is increasing, then friction is increasing. So we have to remember friction is increasing in this case. So you have to remember this basic concept. कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो यू हैव टू रिवाइज। थैंक यू।